मूव फंक्शन कॉल कराएंगे, प्रोसेस हो जाएगा और डिस्प्ले एरे से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पासिंग ऑब्जेक्ट पे आ गया भाई, बहुत बच्चे पूछ रहे पासिंग ऑब्जेक्ट भी करा दीजिएगा। देखिए दिस क्वेश्चन इज ऑफ पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन एज वेल एज एरे ऑल्सो, एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ काउंसिल। ठीक है, वाई इट इज वन ऑफ द फेवरेट, बिकॉज ये 2 से 3 बार अब तक शायद पूछा जा चुका, अलग अलग नाम रहते हैं, काम एक ही करना होता है। वंस इट वॉज आस्क्ड एज अ क्लास सेट, ये बोर्ड में आए, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। यहां पे हमें क्या करना है, 2 एरे के कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। कॉमन एलिमेंट एक बार आया था कि भैया ये क्लास का नाम सेट है तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन बी भी तो कॉमन एलिमेंट ही हुआ। ठीक, तो ये बात है। इसके सिवाय क्वेश्चन और बड़ा फेवरेट है, वो है मर्जिंग करना, 2 एरे को मर्ज करना। पासिंग ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, वो भी अगर आपके पास हो देख लीजिएगा। फिलहाल इसकी बात करते हैं। क्लास एक कलेक्शन है, इंस्टेंट वेरिएबल एक एरे है और उसकी लेंथ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इनपुट एरे, ये फंक्शन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें क्या लिखा है, रिटर्न अ कलेक्शन कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन पैरामीटर। ये कॉमन फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया होगा, वो करंट ऑब्जेक्ट है, इसको एक ऑब्जेक्ट पास किया है, वो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को निकाल के आपको रिटर्न करना है। डिस्प्ले फंक्शन विल डिस्प्ले द एरे। ठीक, 3 एरे हैं जो पूरे प्रोसेस में रिक्वायर्ड है, पर मेंबर डेटा में एक ही एरे दे रखी है। इसका मतलब हमें 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जिससे हमें 3 एरे प्राप्त होंगी। तो ये सारा कार्यक्रम कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो इस पेज में केवल कंस्ट्रक्टर वगैरह है, हमने कुछ इस तरह सेट किया कि उसमें ज्यादा ना रहे भैया, क्योंकि मेन प्रोसेस एक ही पेज पे रहे तो ज्यादा ठीक रहता। तो क्या है भाई, डिफाइन द क्लास। यहाँ पे INT ऐसे डिफाइन है, आप ऐसे भी डिफाइन, हम तो नॉर्मली ऐसे डिफाइन करते हैं, कभी वैसे डिफाइन कर दिया, ऐसे दोनों सही है, दोनों सही तरीके हैं डिफाइन करने के लिए। फिर साइज को डिफाइन कर दिया। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस एरे इज हैविंग 100 एलिमेंट्स, मैक्सिमम 100 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने जब इस जगह पे जब पता नहीं है साइज, तो हमने यहाँ पे केवल एरे डिफाइन की है, फिर कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे 100 एलिमेंट्स बता दिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पैरामीटर पास करें, दैट पैरामीटर इज टेलिंग अस how many elements are there, length of the array. So when the length of array is found, then we have defined this with the given length, और हमने इस पैरामीटर के वैल्यू से मेंबर डेटा लेंथ को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर एरे वाले केस में जरूर से जरूर वही बताएगा जरूर आपको कि भाई एरे कितनी एलिमेंट है उसमें, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इट इज हैविंग 100 इंटीजर। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एरे इज ऑफ 100 इंटीजर। क्यों दिया है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लोगे तो वहां क्या साइज लोगे, साइज तो आपको बाद में पता चल रहा है, मेंबर डेटा है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में तो आप साइज बता सकते हैं, पर अगर डिफॉल्ट ले रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फिक्स रखना पड़ेगा, एज अ प्रोग्रामर कुछ ना कुछ साइज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हो गए। अब इनपुट एंड प्रोसेस बहुत आसान सा है। ठीक है, यहां पहला मेथड टू एक्सेप्ट द एरे। ठीक है, एक्सेप्ट द एरे, एक्सेप्ट करने के लिए एरे हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का लूप चलाते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर का लूप चलाते हैं। पहले इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यहां पे आपने एक लूप चलाया। ठीक है, मैसेज दिया लेंथ तक, इंडेक्स नंबर अगर लेंथ की वैल्यू 5 है तो आपका 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा। पहले ARR 0 में वैल्यू जाएगी, फिर ARR 1 में जाएगी, फिर ARR 2 में जाएगी। ठीक,
ये हो जाएगा। अब फोकस करना है आपको इस कलेक्शन पे, कलेक्शन में फोकस कर रही है। पहली लाइन क्या कहती है? कलेक्शन रिजल्ट इक्वल टू न्यू कलेक्शन। पहले तो उससे पहले वाली लाइन समझिए। ये जो फंक्शन है कॉमन, इसकी लाइन कह रही है कलेक्शन कॉमन कलेक्शन अदर। व्हाट इज अदर? एक ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट रिसीव होगा तो इसकी एरे को हम लिखेंगे, रेफर करेंगे अदर डॉट ARR और अदर डॉट लेन। फिर ये कॉमन जो फंक्शन है वो किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया होगा, दैट इज नोन एज करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट इसको हम केवल दिस डॉट ARR से भी रिफर कर सकते हैं या केवल ARR से रिफर कर सकते हैं। एंड सेम वे लेंथ को भी दिस डॉट लेन या लेन। उसके बाद हमें यही दो हैं, हमें तीसरा चीज रिजल्ट स्टोर करने के लिए तो एरे है ही नहीं। सो इन दिस केस एज इट इज हैविंग अ रिटर्न टाइप, सो हम यहां पे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दिस इज नोन एज रिजल्ट। तो हमारे पास होगा रिजल्ट डॉट ARR और रिजल्ट डॉट लेन। ठीक, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया लेन की वैल्यू हमने 0 ले रखी थी, उधर कंस्ट्रक्टर जहां है वो लेन की वैल्यू 0 ले रखी है। नहीं, लेन की वैल्यू यहां जो पास कर रहे हैं वो भी चलेगा। ये लेन कौन सी है भाई? अगर इसकी लेंथ करंट वाले की लेंथ ले रखी है, करंट वाले की लेंथ 5 है, इसकी लेंथ भी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब एक में 5, दूसरे में 20 एलिमेंटों पर कॉमन एलिमेंट जो है 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो किसी की लेंथ को भी आप मान सकते हैं। ठीक, तो टू बी श्योर अबाउट द लेंथ I must do one thing to avoid any kind of confusion। ये जो लेन है ना, ये रिजल्ट का लेन, हम इसको यहां पे कर दे रिजल्ट डॉट लेन इक्वल टू 0। ठीक है, अब लॉजिक क्या लगाया हमने भैया? एक एरे के एलिमेंट को दूसरे में ढूंढने के लिए हमने पहले तो यहां पे डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये एक एरे बनाई। ठीक है, 0 1 2 3 4, यहां 5 7 9 11 15 नंबर दे दिए। ये आपकी करंट ऑब्जेक्ट की ARR है। दूसरी आपकी अदर की ARR है, यहां हमने दे दिया 7 10 9 6 11 12, लेट्स से 12 ऑल्सो। 0 1 2 3 4 5। और मैंने कहा जो करंट है रिजल्ट वाली, उसकी ARR खाली है। ठीक, और उसका वेरिएबल क्या है? लेन, जो कि 0 हमने अभी भी कराया। अब हमने क्या किया? लूप चलाया। एक लूप चलाया इसके इंडेक्स नंबर का I के लिए, दूसरा लूप चलाया J का जो कि इसके इंडेक्स नंबर कंट्रोल कर रहा है। तो I की वैल्यू 0 होगी और J की वैल्यू 0 से लेकर जाएगी आगे तक, 0 से लेकर तक होगी 0। तो 5 इज कंपेयर्ड विद 7, फिर J की वैल्यू 1 होगी तो 5 इज कंपेयर्ड विद 10। ठीक, फिर J की वैल्यू 2 होगी, फिर विद 9, देन विद फॉर 3 विद 6, फॉर 7 विद फॉर 4, विद 11, फॉर 5 विद 12, एंड नथिंग इज कॉमन, नो वेयर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो इनर लूप से बाहर आ गए, I की वैल्यू 1 हो गई। 1 पे ARR I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, और J का लूप फिर से यही चलेगा। दिस टाइम 7 इज कंपेयर्ड विद ईच वन ऑफ देम। 7 इज इक्वल टू द एलिमेंट एट 0। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो रिजल्ट डॉट ARR पे इंडेक्स नंबर लेन पे, रिजल्ट डॉट लेन पे पहले वैल्यू जाएगी 7, उसके बाद रिजल्ट डॉट लेन की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1, उसका रिजल्ट डॉट लेन की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अच्छी बात है। अब इंडेक्स नंबर 1 वाला काम हो गया। अब इंडेक्स नंबर 2 पे चलते हैं। इनर लूप खत्म होगा, आउटर लूप में बढ़ जाएगी वैल्यू। आउटर लूप में 9 को चेक करेगा, तो आउटर लूप में जब पहुंचे I के लिए 2 है तो J फिर 0 1 2 चलेगा बेटा।
तो 9 यहां देखिए 2 पे मैच कर गया ये, तो अब ये 2 ट्रांसफर हुआ, रिजल्ट डॉट लेन की वैल्यू अभी 1 है, इंडेक्स नंबर 1 पे 9 गया और इसकी वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। ठीक, इस तरह से चलता रहेगा। फिर 11 का ही 11 के लिए जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 11 यहां ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू जब 4 होगी तो 15 कहीं पे नहीं है और ये लूप दोनों खत्म हो जाएंगे। लूप खत्म होने रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था? कलेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, तो रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। फाइन, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना था, ऑब्जेक्ट रिटर्न करा, तो ये एरे एज वेल एज इसकी लेंथ ये सब कुछ रिटर्न हो जाएगी। और कहां जाके स्टोर होगी? जिस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। ठीक, एक ये लॉजिक हमने यहां पे लिखा, समझा दिया आपको। इसके बाद इसी पेज पे मैंने इसी कार्यक्रम का एक और लॉजिक लिखा हुआ है। फिलहाल बहुत सारे प्रोग्राम डिस्कस करने हैं इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप एक नज़र देख लीजिए और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस लॉजिक से भी हम इसको कर सकते हैं, कॉमन लिमिट निकाल सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लॉजिक, इट इज नॉट यूजिंग एनी नेस्टेड लूप। विदाउट यूजिंग नेस्टेड लूप है तो दिस वन इज मोर इफिशियंट बिकॉज इट इज टेकिंग लेस टाइम, बट इन बोर्ड्स पेपर वी आर नॉट जजिंग you upon the quality of the logic. The thing is कि the program must work properly. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रोग्राम सही चलना चाहिए, वो ही फॉलो किया गया है पहले वाले लॉजिक में। अब चलते हैं अगले पेज पे और इसका अगला हिस्सा क्या कहता है? डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है डिस्प्ले फंक्शन में किसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन में किसको डिस्प्ले करना है? डिस्प्ले फंक्शन या इनपुट फंक्शन केवल उसी पे काम करता है जिस ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम मेकिंग 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है और एक ऑब्जेक्ट सी है। राइट, हमने यहां पे 5 7 5 दे दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो 5 हो गई, इसकी 7 हो गई, इसकी 5 हो गई। यहां एक इसकी एरे बन चुकी है, एक इसकी एरे बन गई, एक इसकी एरे बन गई। ठीक, जब हमने कहा ए डॉट इनपुट एरर, तो इस एरे, वो जो इनपुट एरर फंक्शन है वो इसने इस एरे पे इनपुट ले लिया। फिर प्रोग्राम यहां टाइप करते हैं, फिर में से एक मिस्टेक हो गई, हमें बी में भी तो इनपुट लेना है, तो यहां बी डॉट इनपुट एरर भी कॉल करेंगे। तो जब ये बी डॉट इनपुट एरर कॉल होगा तो ये बी में भी यूजर ने इनपुट कर दिया, तो इनपुट एरर फंक्शन इज वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट with which it is called, जो उसका करंट ऑब्जेक्ट है उसके वाले मेंबर डेटा को यूज कर रहा है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको कुछ मार्क्स फेच होंगे। ए सी इक्वल टू ए डॉट कॉमन बी। कॉमन फंक्शन एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट में ले रहा था और एक से कॉल हो रहा था, तो ए से कॉल किया, बी को भेज दिया। वो ए और बी का कॉमन रिजल्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट में निकाला था। जब रिजल्ट ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया वो जाके सी में कॉपी हो गया, तो सी इज इक्वल टू व्हाट इट इज रिसीविंग, रिजल्ट ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू। हमने सी डॉट डिस्प्ले किया है तो इसमें वैल्यू जो आ गई है, अब वहां पे लेन की वैल्यू अगर 3 आई होगी तो केवल 3 एलिमेंट ही डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए क्योंकि हमने इसी लेन को यूज किया था इंडेक्स नंबर की जगह। ओके, क्लियर है बच्चे?